चलिए सर, हम शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हमारा जो ये सीरीज है पायनियर टॉक, इसमें हमने उत्तराखंड के और अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट जो व्यक्ति हैं उनका जो एक सीरीज है, उसमें ये आज की सीरीज में हमारे साथ हैं उत्तराखंड के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर सतपाल जी महाराज जी का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स का लेके आते हैं महाराज जी। और इनका केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरी दुनिया में इनके फॉलोअर्स हैं, पूरी वर्ल्ड ओवर। तो उनकी एक अलग सोच है, एक पॉलिटिक्स में भी एक अलग तरह की सोच और अलग तरह का जो विचार लेके आते हैं उनका ज्ञान के जरिए। तो उत्तराखंड को काफी फायदा होता है हर चीज में उनसे। तो आई वेलकम सतपाल जी महाराज जी को इन पायनियर टॉक टुडे। मेरे साथ हमारे एडिटोरियल इंचार्ज परितोष त्रिमोठी जी हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, तो अभी आजकल समस्या जैसा आपको भी पता ही है, कोविड का बहुत इम्पैक्ट हुआ। तो इसमें टूरिज्म हमारा एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, जिसको बहुत अफेक्ट हुआ। तो हमने एक तो इससे लेसन्स क्या सीखे हैं और हमने स्टेप्स क्या लिए हैं टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा मानना यह है कि अगर आपने कुछ फिल्में देखी हों, एक फिल्म आई थी आउटब्रेक, उसमें भी इसी प्रकार के एक वायरस का जिक्र था कि उससे किस प्रकार से चलना पड़ता है और उसमें कैसे लोग मरते चले गए। तो ये जो वायरसेस हैं, इस प्रकार के जो कोविड जो बीमारी है, इसके लिए हमारे पूरे सब चीज़ को लोगों को अध्ययन करना होगा। खासकर जो लैंडिंग की, हमारे प्लेन्स की लैंडिंग की परमिशन देते हैं, उसके बाद बहुत से लोग जो हमारे फॉरेन से आए और हमारे उत्तराखंड के अंदर आने के बाद पता चला कि वो पॉजिटिव निकले जब उनको ट्रेस किया गया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एवरीबडी शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट कि भाई ये क्या है। अभी देखिए लंदन के जहाज सब जगह बंद हो गए हैं, यूके के जहाज। ना पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इसमें क्लैम्प डाउन करना बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये एक तो बहुत इसकी स्टडी होना, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि तत्काल निर्णय लेना, क्योंकि अगर आप निर्णय तत्काल नहीं लेंगे, अभी देखिए अब सऊदी अरब ने सारी आपके ब्रिटेन की फ्लाइट्स को रोक दिया है, इंडिया ने भी अब रोका है। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में तो मैं समझता हूँ लंदन की फ्लाइट्स को सब जगह बैन कर दिया। तो इस पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है ताकि आप तत्काल निर्णय ले सकें। उसके बाद ये भी देखना है कि भी कैसे हम इसमें टेस्टों को कैरी आउट करके लोगों में एक ये पैदा करें, एक कॉन्फिडेंस पैदा करें। और मैंने उसी समय कहा था, और मैंने डीआरडीओ को भी मैंने संपर्क किया, उनसे आग्रह किया कि आप ऐसा कोई मास्क निकालें, ऐसा जैसे आपने देखा होगा हम लोग स्कूबा डाइविंग में जब करते हैं तो आंखों के ऊपर भी होता है, मुंह पे भी होता है, श्वास भी लेते हैं और उसमें पानी नहीं जाता है। तो समथिंग जो सील करे हमारे आईज और नोज और माउथ को सील करे, ऐसा कुछ मास्क आप बनाइए ताकि एयर ट्रेवलिंग में हम कर सकें। अगर आप देखेंगे कि आज जो एक स्क्रीनिंग आया है, स्क्रीन हमने लगा दिया एक, और जो हम मास्क पहन करके ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो देखा जाए तो एयर ट्रैवलिंग इज द सेफेस्ट ट्रैवल। अगर आप उस हिसाब से देखें जो आज प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, उसमें एयर ट्रैवल इज सेफेस्ट, क्योंकि आपके प्लेन्स के अंदर भी आपकी एयर फिल्ट्रेशन होती रहती है, सब काम होता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब इसमें थोड़ा साइंस को और आगे आना पड़ेगा। और मेरा अपना मानना यह है कि आपने देखा होगा कि फ्लाइट्स के अंदर ऊपर 3 छेद होते हैं जिनसे हवा आती है आपके ऊपर, 3 सीट्स के ऊपर 3 हवा छेद होते हैं। उसी से करेक्ट करते हुए अगर हम कोई ऐसा सिस्टम इजाद करें कि आदमी के अंदर हवा आती रहे और हवा बाहर निकलती रहे, तो बाहर से कोई भी जो वायरस है, कोई भी जर्म है, वो अंदर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से एयर ट्रैवलिंग को सेफ बनाना है। और एयर ट्रैवलिंग में आपने देखा होगा कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लगा हुआ है, पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है और आज वो स्टैग्नेंट हो गई है। तो एक ये चिंता का विषय है और सभी लोगों को पूल करके सारी कंट्रीज के अच्छे साइंटिस्टों को लेकर के इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए कि भाई कैसे हम करें।
हमारी पोशाकें हैं, कपड़े हैं, हम कैसे कपड़े पहने, अभी कुछ निकले हैं जो है उसका भी फायदा है। क्योंकि जो लोग आपने देखा होगा कि ये वायरसेस के साथ काम करते हैं, उनकी सूट्स के अंदर लगातार हवा आती रहती है, क्योंकि सूट्स के पंचर होने पे भी कोई जर्म उनके अंदर ना जाए बल्कि बाहर निकल जाए। इस प्रकार का सिस्टम हमें कुछ डेवलप करना पड़ेगा। COVID-19 has changed the scenario for not only us but for everybody around the world. सारी दुनिया के अंदर इसने एकदम एक परिवर्तन ले आया है। और the pandemic has taught us to see tourism very very differently। और खासकर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें उत्तराखंड के अंदर हमने सबसे पहले तो ये किया कि जो हमारे 4 धाम के मंदिर हैं जो बंद पड़े थे, हमारी परंपराएं हैं, आपको पता है कि मंदिर खोलने चाहिए, खोलते हैं, तो वो हमने समय पे खोले। केंद्रीय मंत्रालय पर मंदिर विधिवत खुलने चाहिए। ये हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा जो है, ये परंपरा हमारी पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने भी हमें मदद की, प्रहलाद पटेल जी ने मदद की, राज्य गृह मंत्री जी ने भी मदद की और हमारे विधिवत खोले। जबकि हमारे रावल तो केरला में थे, इन्फेक्टेड एरिया में थे, वहां से लाए गए। दूसरे हमारे जो उखीमठ के जो हमारे मठाधिपति थे, वो क्या कहते हैं महाराष्ट्र में थे, उनको भी वहां से लाया गया। तो निश्चित रूप में ये एक बड़ा काम हुआ। और फिर धीरे धीरे यात्रा भी चली। कुछ जगह यात्रा काफी तेज हुई, कुछ जगह कुछ धीरे चली, पर लोगों में ये विश्वास जागृत हुआ कि भाई सब कुछ हमने खोया नहीं है और सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे यात्रा चलेगी। और लोगों ने पैसा कमाया, उसपे होटलियर्स थे, हमारे टैक्सी ड्राइवर्स थे, हमारे टूर ऑपरेटर्स थे। तो हम लोग टूरिज्म के अंदर सबसे मिलते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। कुछ हमने आकर्षित करने के लिए कुछ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है, जस्ट लाइक MTB बाइसिकल जो रेस जो है, इसको हमने ऑर्गेनाइज किया है। हॉट एयर बलून फेस्टिवल एट जॉर्ज एवरेट मसूरी में हमने किया है। उसके बाद उत्तराखंड डे को हमने मनाने के लिए हॉट एयर बलून का फेस्टिवल जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में किया था। नायर नदी में, नायर वैली में हमने काफी कुछ पैराग्लाइडिंग और इन चीजों का हमने वो एक प्रोग्राम किया था। इवेंट्स लाइक नैनीताल विंटर कार्निवल, ओली स्कीइंग चैंपियनशिप, मार्चूला एडवेंचर मीट, ये सब कुछ हम कर रहे हैं ताकि लोग आकर्षित होकर के और हमारे उत्तराखंड में आए। वैसे भी उत्तराखंड में वायुमंडल बड़ा स्वच्छ है, वातावरण बड़ा अच्छा, एनवायरनमेंट बड़ी साफ है, तो लोगों को कोई हिच नहीं है। और हमेशा जब भी संकट पड़ा है तो लोगों ने हमेशा हिमालय की तरफ देखा है। जी हाँ, आगे चलें। सर, इसमें एक आपने कल भी एक बात बोली थी कि न्यू ईयर्स को लेके आप बात कर रहे हैं कि जो है कुछ रिलैक्सेशंस दिए जाए टूरिस्ट को, ताकि टूरिज्म ये वाला क्रूशियल पीरियड में हिट ना हो। तो इसमें कुछ होने वाला है सर? नहीं, मैंने तो रिक्वेस्ट ये की थी कि भाई आप क्रिसमस मना, हमारा ये आग्रह है कि भाई आप उत्तराखंड में आइए, यहाँ का लोकल कुजीन है उसका भी लोग स्वाद लेना चाहते हैं। तो अब कुछ इन्होंने कुछ नियमावली लागू की है, क्योंकि सरकार का नजरिया है कि भाई पार्टी होगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो उसके कुछ निर्देश दिए हैं। पर निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, छुट्टी मनाने के लिए आ रहे हैं, वो अच्छी तरीके से छुट्टी मनाएं। और काफी कुछ घूमने को है, काफी कुछ चेंज के लिए काफी कुछ है यहाँ पर। धूप बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। तो मैं समझता हूँ कि, और हमने भी खुद जो कोविड को देख रहे हैं उनसे भी आग्रह किया, भाई सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए। अगर कोई आदमी वहां गाना गा रहा है और सब कार्यक्रम करवा सकते हैं, शादियों के लिए भी आपने कुछ लिमिट रखी है, तो ये सब देखते हुए मैं समझता हूं कि ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी, आपने बात की कोविड के इफेक्ट की टूरिज्म पे। अभी ये आपको क्या लगता है कि क्योंकि टूरिज्म इज द मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी, तो इसका क्या हमने अचीवमेंट रहे रिसेंट टाइम्स में? और दूसरा, व्हाट आर द एरियाज विच वी शुड इम्प्रूव, कि कहां पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? क्योंकि अभी भी काफी स्कोप है टूरिज्म इंडस्ट्री में उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, निश्चित रूप में बड़ा स्कोप हमारा है।
अभी हम जो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं और हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको हम पूरा ये एजुकेट कर रहे हैं कि भाई जो जो हमारे सर्कल्स बने हैं, जैसे प्राचीन मंदिर भगवती के हमने गढ़वाल रीजन के लिए हैं, 12 मंदिर हमने कुमाऊं रीजन के लिए हैं। तो गढ़वाल कुमाऊं रीजन को मिला के हमने 24 मंदिरों का सर्किट बनाया है और समय समय पर जब भगवती की पूजा होती है, नवरात्र आते हैं, तो उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। अब हम जो टैक्सी ड्राइवर्स और टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे हम कहने जा रहे हैं इस सर्किट को आप बनाइए। आपने देखा होगा प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंगों का सर्किट था। कोई भी कहता था मैंने केदारनाथ के दर्शन किए हैं, फिर मैं साउथ में जाऊंगा, फिर मैं नेपाल में जाऊंगा। तो इस प्रकार से एक एक करके आदमी दर्शन करता है। हमने कुछ शंकर जी के भी सर्किट डेवलप किए हैं, जिसमें 12 मंदिर हमने गढ़वाल के, 12 मंदिर हमने कुमाऊं के उसके अंदर जोड़े हैं और निश्चित रूप में इससे लोगों को फायदा होगा। ऐसे भगवान विष्णु का भी हमने बनाया है। भगवान विष्णु और नरसिंह देवता के सर्किट बना करके हमने इस प्रकार से गढ़वाल कुमाऊं रीजन को बराबर रूप से रखा है। कुछ हमने नवग्रह के सर्किट्स बनाए हैं। हमारे यहाँ सूर्य का भव्य मंदिर है कटारमल में, बहुत बड़ा मंदिर है। उसके बाद एकमात्र पूरी दुनिया के अंदर बृहस्पति का मंदिर ओखलखांडा में है, जहां बृहस्पति की पूजा होती है। उसके बाद राहु का मंदिर हमारे यहाँ है, शनि का मंदिर हमारे यहाँ है, नवग्रह मंदिर है। इसका भी हम एक सर्किट बना रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार टूर ऑपरेटर्स के जरिए और टैक्सी ड्राइवर्स के जरिए हम चाहते हैं कि हर टूरिस्ट को ये पता चले और उसकी इच्छा होगी तो निश्चित रूप में वो दर्शन करने जा सकता है। तो हमने काफी कुछ किया है। ये तो धार्मिक टूरिज्म में किया है, प्राचीन मंदिरों को जनता के आगे रखा है। अगर आप शंकर जी का एक मंदिर है काशीपुर में, मोटेश्वर महादेव, आप देखेंगे वो शिवलिंग जमीन से निकल करके उसने छत को तोड़ दिया है और वो बढ़ता जा रहा है। उसको माना जाता है कि ये उग रहा है, आगे ऊंचा होता जाता है। तो पांडवकालीन मंदिर है, इस प्रकार का वो अद्भुत एक अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, अच्छी पूजा लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लोगों को आमंत्रित किया है, ये चीजें हमने डिक्लेयर की है, बताई है। दूसरी चीज आपको पता है कि शीतकाल के अंदर मंदिर हमारे और शीतकालीन पूजा नीचे होती है खरसी में, गंगा माता आ जाती है मुखबा में, भगवान केदारनाथ जी आ जाते हैं ऊखीमठ, भगवान बाल पांडुकेश्वर और शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ में आ जाती है। तो हम ये भी आग्रह कर रहे हैं अपने टूरिस्ट से कि भाई शीतकालीन पूजा के लिए आप खरसाली, मुखबा, ऊखीमठ और पांडुकेश्वर और जोशीमठ आप आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो औली में बर्फ पड़ी है उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। औली में अच्छा स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, रोपवे भी है, औली का स्ट्रक्चर भी है। और मैंने देखा कि लगभग जितने भी हमारे सड़क के ऊपर जो हमारे होम स्टेज हैं, होटल्स हैं और रिमोट एरियाज में काफी यात्रा में लोग वहां आ रहे हैं। हमेशा मैं समझता हूं कि भारतवासियों ने जब भी कोई जीवन में उनके संकट आता है तो हिमालय की तरफ देखते हैं। तो काफी टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिल रहा है और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये सामान्य गति में आ जाए। ठीक सर। टूरिज्म डिपार्टमेंट सर काफ़ी प्लान्स है, जैसे होम स्टेज भी बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है जीएमवीएन केएमवीएन में। बट इसमें एक लोगों का एक कंसर्न ये है कि क्या हम ओरिजिनल कल्चर और हेरिटेज को कंजर्व करने का है, आप प्रायोरिटी देते हैं, आप इंस्ट्रक्ट भी करते हैं काफ़ी। बट अभी रिसेंटली जैसे ये हुआ कि बोल रहे जॉर्ज एवरेस्ट का जो एस्टेट डेवलप हो रहा है उसमें बोल रहे कि थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर लिया है। ये लोग बोल रहे केदारनाथ में जो होगा उससे क्या उधर की महिमा, जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल एम्बियंस वो अफेक्ट होगी, तो इस पे क्या सोचना है आपका? मैं आपको बताऊं, हाँ मैं अर्ज करूं। ऐसा है मान्यवर कि जॉर्ज एवरेस्ट में हमने कोई इसमें चेंज नहीं किया है, बल्कि जॉर्ज एवरेस्ट के अंदर जो धीमी गति से काम चल रहा है वो जो चूना को पीस करके और वो उस पर मशीनें लगी हैं जो चूने को पीसती हैं, और जैसे पुराने जमाने में चूना पीसा जाता था उसी परंपरा से उसको पीस करके हम उसको कर रहे हैं और उसको वैसे ही रिस्टोर करेंगे इन इट्स ओल्ड ग्लोरी, ताकि उसमें कोई चेंजेस ना हो। और हमें जॉर्ज एवरेस्ट के जो
लंदन में जो उनके परिवार वाले हैं वो भी बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो हम चाहते हैं कि वो पूरी प्रॉपर्टी जो जॉर्ज एवरेस्ट की है वो वैसी ही रिस्टोर की जाए जैसी वो थी। हमारा लक्ष्य वो है। उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सी चीजें हम रखने जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि जो एक पीक, सबसे संसार की ऊंची पीक जो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से रखी गई, व्हाई दैट वाज डन, जॉर्ज एवरेस्ट ने क्या काम किया, कैसे उन्होंने जो है टेक्नोमेट्रिकल आर्क को मेजर किया, कैसे वो मेजर करते थे, हमारे पंडित नैन सिंह रावत जी का क्या उसमें योगदान था, क्योंकि वो तिब्बत जाकर के आए और तिब्बत को उन्होंने नापा कि तिब्बत कितनी दूर है। तो आपको जो कथा पता, उनकी कहानी पता है कि 33 इंच की रस्सी उन्होंने बांधी पैर पर और हर एक स्टेप जो रखते थे वो 33 इंच का होता था। और जब वो 100 स्टेप्स चल जाते थे तो एक अपने माला का जो एक मणका है उसको अपने थैले में डालते थे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे तिब्बत को नापा। तो ये वंडरस फीट्स उन्होंने की हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ कैसे संभव हुआ। और जॉर्ज एवरेस्ट को हम काफी कुछ लाना चाहते हैं। उनकी जो डायरीज हैं, उसकी रेप्लिकास को, उनके जो मशीनें हैं उनको भी हम लाना चाहते हैं, कैसे कैसे उन्होंने यूज करके काम किया। तो बहुत कुछ उसका ज्ञान मिलेगा। तो उस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के साथ साथ उसमें हम ये भी चाहते हैं कि उसमें हम कैंप्स लगा के, तंबू लगा के लोग उसमें रात को रह भी सकें। तो काफी कुछ उसको हम आगे ला रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद उसके बगल में एक माइन है जो हॉन्टेड जिसके बारे में कहा जाता है, उसको भी हम डेवलप करेंगे हॉन्टेड के रूप में, ताकि लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकें कि भाई जैसे आपने हॉरर चैम्बर्स होते हैं और हॉन्टेड हाउस होते हैं डिज्नीलैंड में, उस प्रकार का एक अनुभव भी हम वहाँ प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो हमारी स्वरोजगार योजना है उसमें हमने हर चीज टूरिज्म की रखी है। कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, आप स्टार गेजिंग के लिए बाइनोकुलर खरीदना चाहते हैं, आपको पैसा मिलेगा। आप एंगलिंग के लिए सामान खरीदना चाहते हैं, पैसा मिलेगा। आप जैम, जेली, मार्मलेट बनाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा मिलेगा। आप लॉन्ड्री खोलना चाहते हैं, उसके लिए पैसा मिलेगा। तो ये हमने काफी बड़ा एम्बिट किया है और धीरे धीरे इसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं। हमारी दीनदयाल जो हमारी होम स्टे योजना है उसमें काफी हमको लाभ मिल रहा है और हमने लोगों से आग्रह किया है कि अपने पैतृक मकानों को अपने गांव के अंदर उनको आप होम स्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें अच्छे टॉयलेट को जोड़ करके जब आपका परिवार आए तो आपका परिवार ठहरे, और जब आपका परिवार नहीं है तो गांव के लोग ऐसे होम स्टे को संचालित करके और आपको पैसा कमा करके दें। तो मैं समझता हूं कि अच्छी योजना है और इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा और इसका मिल भी रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और इसमें लोग जो बर्ड वॉचर्स होते हैं वो बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, ऐसे स्थलों को ढूंढते हैं। कोई पहाड़ी देखना चाहता है, बर्फ से आच्छादित पहाड़ियों को देखना चाहता है, वो देख सकता है। चोपता में जब मार्च में रोडोडेंड्रन खिलता है तो सारा जंगल लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि माँ भगवती नंदा देवी ने लाल चुन्नी ओढ़ ली हो। तो इस प्रकार के जो बेगम दृश्य हैं, मतलब वन ऑफ इट्स काइंड, एंड वन शुड सी ऑल दिस ब्यूटीफुल सीन्स, वन बिफोर, मरने से पहले आप देखें उनको। तो ये बड़ी बड़ी रिमार्केबल चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा हमको मिलेगा। शीतकालीन तो हमने पूजा पूछना चाहे तो पूछे। इसमें महाराज जी अभी बात हुई, जैसे अगर हम केंद्र सरकार का फोकस देखें चाहे राज्य सरकार का फोकस देखें, रिलीजियस टूरिज्म पे काफी फोकस है। और इससे ये कहीं ना कहीं हमारी जो रिलीजियस प्लेसेस की, सिंस यू आर अ स्पिरिचुअल लीडर ऑल्सो, रिलीजियस प्लेसेस की सैंक्टिटी कहीं अफेक्ट नहीं होगी जब भीड़ ज्यादा आएगी, ज्यादा आएंगे, और एक कहीं वो उसका रिक्रिएशनल स्पॉट ना बन जाए कहीं टूर हमारे जो ये जो हमारे रिलीजियस हमारे स्पॉट्स हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो इसके लिए कोई प्लान है ये सर? ये हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि ज्यादा भीड़ वहां ना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का वहां उठाया जाए, उसका पालन किया जाए, सैनिटाइजेशन का पालन किया जाए। इसीलिए हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है, इतने मंदिर रखे हैं ताकि टूर ऑपरेटर्स जाएं। और मैं समझता हूं कि जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि हम जब मंदिर के नजदीक जाते हैं
तो मंदिर की जो परंपराएं हैं, मंदिर के जो नियम हैं, उनका हम पालन करते हैं। और निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि लोगों का विशेष ध्यान यही रहता है कि भाई आशीर्वाद हम प्राप्त करें। तो आपने जो बताया, बड़ी बड़ी वाजिब चिंता आपकी है। तो निश्चित रूप में हमारा भी ये लक्ष्य रहेगा कि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और कोई भी किसी भी तीर्थ की परंपरा और मर्यादा ना टूटे। ठीक सर। एक चीज है सर, जो काफी सालों से एक सवाल पूछा जाता है कि उत्तराखंड अपनी कैरिंग कैपेसिटी कब जो है डिसाइड करेगा टूरिस्ट को लेके खास करके। और उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है, क्योंकि भीड़ होती है तो वेस्ट मैनेजमेंट खास करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन से उधर और अच्छा कब किया जाएगा, एक कैरिंग कैपेसिटी और वेस्ट मैनेजमेंट सर। आपने जो कैरिंग कैपेसिटी की बात की है, ये बहुत जरूरी है। और जो हमारी चार धाम देवस्थानम बोर्ड की स्थापना हुई है, वो इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी को देखने के लिए हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो ट्रेन जो जा रही है उत्तराखंड में, क्योंकि मैं जब रेल राज्य मंत्री था तो मेरा सपना था कि पहाड़ में ट्रेन जाए, और उसके लिए मैंने सर्वे भी कराया था। और आज ट्रेन का काम शुरू हो गया है और जगह जगह स्टेशन बन रहे हैं और 2.5 घंटे में आप ऋषिकेश से इसके साथ साथ हमारे चार धाम रोड्स बन रही हैं, रोड वाइडनिंग हो रही है। काफी समय तो ट्रैफिक रुका हुआ है, परंतु बाद में काफी स्मूथ हो जाएगा और काफी लोग जाएंगे। पर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, और ये हमारा रहेगा कि जो कोविड की मॉनिटरिंग जो एजेंसीज हैं, ये देखेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग ना जाएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहे। तो ये निश्चित रूप में ये हमारा लक्ष्य रहेगा कि कहीं भी भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो और लोग सैनिटाइजेशन करते हुए, मास्क पहनते हुए और सोशल देह दूरी रखते हुए जहां भी हमारी जो हमारा टूरिज्म है उसको उसमें पार्टिसिपेट करें। महाराज जी, एक फोकस नरेंद्र मोदी सरकार का भी है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, फार्मर्स की इनकम है, इसको डबल किया जाए। और सिंस आप इरिगेशन मिनिस्टर हैं, तो इरिगेशन एक चैलेंजिंग टास्क है। मतलब बेसिकली इरिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना इन अ स्टेट लाइक उत्तराखंड, जहां माउंटेनियस टेरेन है। तो आपको क्या लगता है किन चीजों पे फोकस इरिगेशन को बढ़ाने के लिए किया जाए, जैसे ड्रिप इरिगेशन या किस तरह से भी, ताकि ये जो टास्क है फार्मर्स की इनकम डबल करने का, वो पूरा हो सके? फार्मर्स की जो जो टास्क है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल वाटर लेवल पहुंच गया है, हमारा जल स्तर नीचे होता जा रहा है। तो इसमें अपने फार्मर से आग्रह किया है कि आप स्प्रिंकलर सिस्टम को, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर के आप काम करें। क्योंकि अभी क्या है कि हम खेतों को फ्लड कर देते हैं, पानी से भर देते हैं, तो उससे पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है, फायदा नहीं होता। आपने देखा होगा इसराइल में पानी की बड़ी किल्लत है। के अंदर मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला, बड़े बड़े वहां पर शुगर केन की फील्ड्स हैं, पर सारे वो स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी का वेस्टेज ना हो। हम एक्वाफोनिक तरीके से, हाइड्रोफोनिक तरीके से पानी का फायदा उठाएं और एक्वाफोनिक फार्मिंग करें, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग करें। तो नए नए अगर हम करेंगे, कैश क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि लोगों को लाभ होगा। इसमें मत्स्य पालन के अंदर भी मैंने अभी ये किया है कि भाई आप एक तालाब बनाते हैं 8 मीटर डायमीटर का, उसमें आप मत्स्य पालन करते हैं, उससे भी आपकी इनकम बढ़ने जा रही है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में, जैसे आपका किनुआ हो गया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको उगा करके हम बहुत ज्यादा फायदा कमा सकते हैं, उसके बारे में भी सोचना होगा। और बड़ी ये खुशी की बात है कि हमारा जो मंडवा है, जिसको हम बकवीट कहते हैं, आज दुनिया में वो रिकग्नाइज हो रहा है। हमारा रामदाना फाफर जो है आज दुनिया में रिकग्नाइज हो रहा है। इट्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हमारे जो उत्तराखंड के जो भोजन हैं, पदार्थ हैं, आज वो इम्यूनिटी बूस्टिंग माने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कंडली की भुजी होती है, जिसको नेटल ग्रास कहते हैं, आज उसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी चाय पी रहे हैं लोग, यहाँ के मानचित्र में आ रही है, दुनिया को उपलब्ध हुई। इससे भी हमारे किसानों को लाभ होगा।
हाँ, बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हमें पॉली हाउस के अंदर फार्मिंग करनी होगी, तभी मैं समझता हूँ कि हमारी सेफ फार्मिंग हो सकती है और प्रोडक्टिव फार्मिंग हो सकती है। सर अब पॉलिटिक्स पे आते हैं सर। एक अभी अगले विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बीजेपी एज एनी अदर पार्टी, बीजेपी बहुत बोल रही है कि वी आर कॉन्फिडेंट कि वापस दिस टाइम वी विल ब्रेक इधर उत्तराखंड का ट्रेंड और वापस बीजेपी इलेक्ट होके आएगी। मुझे आपसे हमें ये जानना है सर कि आपके हिसाब से पोजीशन क्या है बीजेपी का और एक्सपेक्टेशन क्या है बीजेपी का फॉर द कमिंग असेंबली इलेक्शंस। सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा सर, अब सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि अभी विधानसभा चुनाव भी करीब आ रहे हैं, तो बीजेपी का पोजीशन क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रॉम दी असेंबली इलेक्शंस। बीजेपी का मैं समझता हूं कि बीजेपी के सामने कोई विरोधी पार्टी तो है ही नहीं, और बीजेपी ने काफी कुछ काम किया है, कुछ आगे करना है। तो निश्चित रूप में लोग देख रहे हैं कि भाई टूरिज्म में और भी सेक्टर्स में काम हुए हैं, और कार्यकर्ताओं के भी निश्चित रूप में उनकी जो भावना है उसका आदर होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए, कार्यकर्ताओं के अंदर उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। उससे पार्टी बहुत मजबूत होती है, और किसी भी पार्टी किसी भी रण क्षेत्र में जाने से पहले मैं समझता हूं कि पार्टी का एकजुट होना बहुत जरूरी होता है। नेताओं के बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एक सूत्र में बंध करके अगर हम काम करेंगे और आगे जो हमारे सामने चुनौती है, तो निश्चित रूप से इसमें हम सफल होंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत कुछ हुआ है, आगे करना बाकी है। एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि जगह जगह जब चुनाव होते हैं, अभी हमारे विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद फिर नगर पालिका के चुनाव हुए, फिर पंचायती राज चुनाव हुए, और जब जब चुनाव होते हैं तब तब उसमें आपको पता आचार संहिता लगे रुक जाते हैं। कोविड में तो काफी की बहुत कुछ करना बाकी है। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ हो गया, बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु मैं समझता हूँ कि काफी एहतियातन बरतते हुए और काफी जिम्मेदारी के साथ काम किया गया है, और आगे भी मैं समझता हूं कि इसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे और पार्टी सफलता की तरफ अग्रसर होगी। महाराज जी, आपने कहा कि बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन यहाँ जो अगर हम एनालाइज करें तो बेसिकली यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बाइपोलर रही है। कांग्रेस और बीजेपी की बीच सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है आपस में, पावर शिफ्ट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव हुई है और उन्होंने काफी लोगों ने ज्वाइन भी किया है। और क्या आपको लगता है कि वट थर्ड फ्रंट के लिए क्या स्कोप है उत्तराखंड में? आप पॉलिटिक्स में बहुत समय से हैं, तो आपका क्या एनालिसिस है? मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि मैंने यूकेडी को भी देखा है, तो यूकेडी बड़े एक बड़ा उनका लुभावना मुद्दा था, और सब जानते थे कि राज्य बनना चाहिए, यूकेडी का यही था कि राज्य बने। फिर आपने देखा कितने यूकेजी के कितने जीते, हार्डली 1 या 2 जीते, हमारे यूकेडी के नहीं जीत पाए, क्योंकि पहाड़ के अंदर संगठन को लाना बहुत जरूरी होता है। मैदानी इलाके में तो आप आसानी से कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर आप आसानी से लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, पर यहाँ लोगों को मोबिलाइज करना, विशेषकर पहाड़ों में मोबिलाइज करना बड़ा कठिन होता है। जिस पार्टी का संगठन होता है, जिस पार्टी के लोग समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, वही पार्टी सफल हो पाती है। पार्टी के अंदर अंतरकलह नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, पर मैं समझता हूँ कि अभी तो इश्यूज आ रहे हैं, और धीरे धीरे ये अपना तलाश कर रही हैं कहाँ कि हम क्या करेंगे। पर पहाड़ के अंदर बड़ी कठिनाई है, ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी कठिनाई होती है, आपको तो पता ही है कि पहाड़ में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी मुद्दे पे आप ले जाएंगे, बड़े आपकी भीड़ भी इकट्ठी हो जाएगी, पर वो भीड़ जो है वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। सर एक आखिरी सवाल हाँ जी, बहुत जी। इम्पोर्टेंट है। कुंभ मेला को लेके आप क्या सोच रहे हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ वर्क? सभी अखाड़ा परिषद थोड़ा बोल रहे कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, कभी हो रहा है कुछ, एंड
कोविड को लेके फिर क्या होगा? अभी तक कुछ नहीं, कुंभ मेला में हम लोग भी, जो संतों का कहना है वो उनका कहना वाजिब है। इसमें हम अभी संतों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि किस स्तर पे मनाया जाएगा, ये सूक्ष्म तौर पे मनाया जाएगा या मीडियम स्तर पे मनाया जाएगा या भव्य आयोजन होगा, ये हम नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता, अभी लंदन की इंफॉर्मेशन जो आई है, पूरे फ्लाइट्स बैन हो गई हैं, तो ये बड़ा एक क्रिटिकल चीजें हैं। पर फिर भी मैंने ये कहा, मैं हर्षवर्धन जी से मिलके आया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कि भाई क्या वैक्सीन हमको अवेलेबल होगी कुंभ में? तो मैं समझता हूं कि अगर वैक्सीन अवेलेबल होती है और हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको अगर हम वैक्सीन का उपलब्ध कराते हैं, और सीनियर सिटीजन को, जो हमारे बुजुर्ग साधु संत हैं, तो अच्छा कुंभ हम मना सकते हैं। पर साधु संतों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। उनके बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, बड़ा बड़ा उनका समुदाय होता है, तो निश्चित रूप में उनकी जो आकांक्षा है वो पूरा करना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप में साधु प्रसन्न रहेंगे तो कुंभ सफल होगा, साधु लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो कुंभ सफल नहीं हो पाएगा। महाराज जी, सफलता साधु संतों के आशीर्वाद पर भी डिपेंड करती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि महाराज जी की कुंभ की सफलता साधु संतों के आशीर्वाद पर निर्भर करती है। लेकिन कभी आपको नहीं लगता देर हो गई है, अब कुंभ बिल्कुल सर पे है और सरकार अभी के संवाद स्थापित करने में सफल नहीं हो पाई है? मैं तो नेगी जी हमेशा ये कहता रहा कि कम से कम जो हमारे पौड़ी गढ़वाल का ट्रैफिक है, टेरी गढ़वाल का ट्रैफिक है, देहरादून का है, ऋषिकेश का है, ये सारा ट्रैफिक शंकराचार्य चौक से गुजरता है, हरिद्वार से। हमको उसका कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। आपने देखा होगा कि मेरठ को आपने डिटूर बना दिया, मेरठ को छोड़ करके आप जाते हैं, मोदी नगर छोड़ के चले जाते हैं, मुजफ्फरनगर को छोड़ के चले जाते हैं। तो हरिद्वार का भी एक आप बाईपास आपको तलाश करना चाहिए। हम जब ये कहते हैं कि साहब दिल्ली से हम 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, एलिवेटेड ट्रैक हम लगा रहे हैं जो मोहन से होता हुआ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर जो समस्या हरिद्वार की बनी हुई है उसके लिए कुछ किया जाना बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात यह है, जो एयरपोर्ट है, आपको पता है हमारा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है बहुत छोटा एयरपोर्ट है। एक ही तरफ से जहाज उतरते हैं, एक ही तरफ से उड़ते हैं, और दूसरी तरफ नदी आ गई। तो आगे एक हमारा विजन ये होना चाहिए कि जो लॉन्ग बॉडीड प्लेन्स हैं, जिसमें एयरबस 380 आते हैं, बोइंग 777 जो हैं, जो सीधे वैंकूवर से उड़ करके, न्यूयॉर्क से उड़ करके, लंदन से उड़ करके सीधे आपके हरिद्वार में उतरे, ऐसे जहाज के लिए आपका एक इंटरनेशनल बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए फुल फ्लेज, ताकि आपकी दुनिया से आपका कम्युनिकेशन हो। हमारी जो धर्म नगरी है उसका महत्व तो तभी बढ़ेगा जब कम्युनिकेशन होगा। तो ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, आने वाले उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट करें। इसकी चर्चा में हमारे जो पुरी साहब, हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उनसे मैंने चर्चा की। मैंने कहा साहब, लोगों की बड़ी डिजायर है, लोगों की बड़ी मांग है कि हम वैंकूवर से उड़ना चाहते हैं, सीधे हरिद्वार लैंड करना चाहते हैं, हरिद्वार से हेलीकॉप्टर लेकर के हेमकुंड साहब के दर्शन करना चाहते हैं। तो ही वॉज टोटली इन एग्रीमेंट कि नहीं नहीं, ये निश्चित रूप में एक फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो उत्पाद हैं, आपकी जड़ी बूटियां हैं, आपके यहाँ माइक्रोचिप बनेंगी, ये सीधे सीधे इंटरनेशनल मार्केट में चली जाएंगी। तो आगे विजन को लेते हुए काम करना चाहिए। अब जैसे अब रेलवे का ही है, हम लोगों का विजन था, रेलवे मंत्री मैं था, ये तो हमारे एक विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह जी थे, जिनसे वासराय ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा साहब मुझे एक डिग्री कॉलेज चाहिए और मुझे रेल चाहिए। और रेल का सर्वे भी उस समय नैरो गेज का, मैंने का सर्वे, आज रेल जा रही है। तो कहने का मतलब विजन हम उत्तर भारत का भला हो। उनका है हो रहा है। जी सर। हाँ सर, तो आपने आज हमको अपना प्रेशियस टाइम दिया और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी करी, प्लान्स भी बताए, और कैंडिडली आपने हमसे बात किया सारे अलग अलग इश्यूज पे। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर।